आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर लाइव कर देना चाहिए यूट्यूब पे, दुनिया को देखना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, हल्का 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 हल्का, सबको लग रहा है आयनिक कितना आसानी से है, इतना भी सिंपल थोड़ी ना होता है आयनिक, ये मास्टरी गधा है, इसको कुछ नहीं आता। हाँ भाई, कोई तकलीफ है कहीं पे आगे वाले कैलकुलेशंस में? नहीं? अगर तकलीफ नहीं है तो इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जहाँ पे पीएच मान लो 6.5 के जैसा कुछ निकल के आ रहा। जैसे मान लो 3 क्वेश्चन तो सॉल्व किया था हम लोगों ने, 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। पांचवा कैलकुलेशन एक कर लेते हैं। मान लो HCl का कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर, या बेटर है कि हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 है। यहाँ से पीएच निकालो। तो पीएच निकालना होगा तो क्या करें, सीधा ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि इतना पता है HCl के अंदर एक ही H+ है, तो जितना HCl उतना ही H+, जितना HCl का कंसंट्रेशन उतना ही H+ का कंसंट्रेशन। तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस log 4 लिख सकते हैं। log 4 का मतलब 2 log 2 है, तो ऐसा सोच सकते हैं सीधा 2 इंटू 0.303, और चाहे तो ये दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं 0.606। 7 माइनस 0.606 का मतलब 7 माइनस 0.606 कितना जाना चाहिए भाई? 6.394, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? सही कैलकुलेशन किए हम? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन आता है हमको। सो अपना pH 6 से बड़ा हो गया, तो pH वाला पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6.3 आ गया। अगर ऐसा रेंज आ गया इसका मतलब गलत है। इस केस में तुरंत ये सोचना है, कंसिडर H+ फ्रॉम वाटर, H+ फ्रॉम वाटर। अब ये कैसे कंसिडर करें ये सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी इक्वेशन लिखेंगे जो हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट लिखे थे, उस तरह की चीजें, बट ये सोचना तो पड़ेगा डेफिनेटली। तो एक चीज तो फिक्स है कि अपना जो आंसर वो 6.394 नहीं होगा, इससे थोड़ा छोटा वैल्यू होगा। अगर देखा जाए तो ये 6.4 के अप्रॉक्स चला गया, इससे थोड़ा छोटा वैल्यू मतलब 6.3 हो सकता है, 6.31, 32, 33 कुछ हो सकता है, या फिर हो सकता है 6.29 टाइप का भी हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको कोई डेटा मालूम है, बट कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ऐसा सोचा जा सकता है। खैर, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 6.394 आया तो इसको भूल के भी टिक मार्क मत करना, इससे छोटे वैल्यू मतलब 6.32, 33, 34 इस टाइप के वैल्यू को सेलेक्ट करने की कोशिश करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फिर मेरा सजेशन होगा उसको सबसे लास्ट में बनाना, जब सब आपके पास बहुत फुर्सत बचे तब। अगर फुर्सत ना बचे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन में मत घुसना। खैर एनीवे, अगर कंसीडर H+ फ्रॉम वाटर की बात करते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये होना चाहिए। आपने पहले वाटर का इक्विलिब्रियम लिख लिया, H2O डिसोसिएट करेगा, H+ और OH- में कन्वर्ट होगा, ठीक है, चलेगा। फिर बाहर से आपने HCl डाला, यहाँ से H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, लेकिन नीचे वाला एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, इसको लिखना सीखना है आपको। ये मत सोचना कि हम खुद से सोच लेंगे, दिमाग में सोचने की कोशिश मत करना। हम जैसे लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, इसको रेप्लिकेट करना सीखो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो ये जो रेप्लिकेशन का पार्ट है, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, सो इसमें एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सी रेप्लिकेशन वाले पार्ट को सीखने की कोशिश करना। अभी हम लोग HCl का कंसंट्रेशन 4 इंटू 10 टू द पावर -7 लिए थे, तो यहाँ ये लिख लेते हैं, ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट 4 इंटू 10 टू द पावर -7 है। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यूनि डायरेक्शनल रिएक्शन ले रहे हैं पूरा खत्म होगा। सो अपने प्रोडक्ट में H+ 4 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा। Cl- वैसे तो मतलब नहीं रखता, लेकिन फिर भी लिखने की प्रैक्टिस डाल लो थोड़ा, कभी अगर Cl- से कंसंट्रेशन पूछा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि ऊपर भी H+ है नीचे भी H+ है, बट नीचे वाला रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल है, दैट मींस कि इधर कोई कॉमन आयन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। ऊपर इक्विलिब्रियम है, ऊपर के इक्विलिब्रियम को H+ का वैल्यू बढ़ता दिखेगा तो ऊपर का रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, पहले वाटर की तरफ से H+ 10 टू द पावर -7 ब्रेक किया हुआ था, 10 टू द पावर -7 ब्रेक होता था, 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 का फॉर्मेशन होता था रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अब क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट है, रिएक्शन बैकवर्ड गया, तो मान लेते हैं कि नेट
डिसोसिएशन आफ्टर कॉमन आयन इफेक्ट x के बराबर है। यहाँ क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, C माइनस एक्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाटर का एक्टिव मास 1 होता है, तो पहले भी एक्टिव मास 1 ही लिखना था अपने को, बाद में भी एक्टिव मास 1 ही होगा। तो हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि इसके वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, लेकिन डिसोसिएशन कितना बस ये लिखना है हम लोग, इसलिए हम लोग केवल माइनस एक्स लिखा करेंगे यहाँ पे, जैसे सॉलिड कंपोनेंट में होता है वैसे यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ से एक्स पार्ट डिसोसिएट हुआ, प्रोडक्ट वाले पार्ट में इक्विलिब्रियम की तरफ से x आएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ से OH माइनस भी x आएगा, बट क्योंकि नीचे H प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 था, तो टोटल जो H प्लस का वैल्यू है दैट विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x, ऐसा कुछ वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है लेकिन आसानी से कंसिडर किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए, तो जिनको भी इस चीज को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ नहीं बस 2-4 बार लिख लो, सेम ही क्वेश्चन को लिख लो, ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन ट्राई करना है। आप पहले एक्सप्रेशन लिखना सीख लो, फिर नए क्वेश्चन में एप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। तो जहां भी इक्विलिब्रियम है इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग बचपन में भी एक बार सुने थे, परसों तरसों भी बुढ़ापे एक बार सुन चुके हैं, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, जो कि रूम टेम्परेचर पे 10 टू द पावर माइनस 14 है। तो क्योंकि हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं तो 10 टू द पावर माइनस 14 लिख सकते हैं। और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है ऊपर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, ये भी x के बराबर है, इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो अपने एक्सप्रेशन में H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, तो अपने एक्सप्रेशन में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। सब लोग अपने कॉपी में थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिए कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आना चाहिए। हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन फिर वही चीज, मेरा कैलकुलेशन रात में जाते जाते खराब होने लग जाता है, तो इसलिए आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए। -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस माइनस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। सो अपने कैलकुलेशन में डिवाइडेड बाई 2 भी कर लेते हैं। सो 16 4 20, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रूट अंडर 20 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, रूट अंडर 20 कितना लिख सकते हैं भाई, चाहे तो एक और चीज कर सकते हैं, रूट अंडर 20 वाले पार्ट को हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, 5 बच गया, तो बच जाएगा रूट अंडर 2 रूट अंडर 5। तो अपने कैलकुलेशन में ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। रूट अंडर 5 का वैल्यू कितना होता है, शायद 2.23 लेते हैं हम लोग, 2.23 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ आएगा तो हम एक बार बंद कर देंगे कैलकुलेशन, को दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। x का वैल्यू 0.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ रहा। कोई भी इंसान बताओ, ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है क्या x का वैल्यू? यस सर। यस सर। तो आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग चलते हैं, मतलब कैलकुलेशन एक बार देख लेना, इस कैलकुलेशन के पार्ट में हम नहीं जा रहे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना जो हम लोग केमिकल क्लब में भी सीखे थे, माइनस के बाद यहाँ प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले पार्ट को लेने का मतलब नहीं है। x इज अ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर माइनस के सामने आप माइनस लेंगे तो नेट डिसोसिएशन निगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस को इग्नोर करके ही चल रहा है। बाकी कैलकुलेशन 0.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। सवाल में है pH कैलकुलेशन करना, सो पहले तो H प्लस का नेट कैलकुलेशन करेंगे। H प्लस का नेट कैलकुलेशन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x है, तो x का वैल्यू पता है अपने को, नीचे लिख लेते हैं हम। H प्लस का नेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस x, जो कि x का वैल्यू यहाँ पे है 10 टू द पावर माइनस 7 कॉमन चला जाएगा, 4.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो अपना जो pH है दैट विल बी 7 माइनस लॉग 4.23। ये एग्जैक्टली 0.606 तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन 0.23 का लॉग बहुत बड़ा भी नहीं आएगा। अगर बहुत बड़ा भी नहीं आएगा इसका मतलब जो अपना आंसर था 6.394, इससे वैल्यू बहुत छोटा भी नहीं आएगा। ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं, बट अपना वैल्यू, खैर हमको लॉग टेबल का अंदाजा नहीं है, बट हमको ऐसा लगता है कि अपना वैल्यू
3, 4 या 3, 5 इस रेंज में कुछ आंसर निकल के आ जाना चाहिए। 3, 9 ना होके उससे स्लाइटली छोटा वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है। 3, 4, 3, 5, 3, 6 इस टाइप का कुछ रेंज आएगा। सो एग्जैक्ट आंसर 6.394 इज अ रॉन्ग आंसर। बस ये ध्यान रखना है, अपना आंसर ये ना हो के वाटर के तरफ से H प्लस को लेके स्लाइटली छोटा हो जाएगा। हम लोग इसकी बात आराम से कर सकते हैं, मतलब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, इट्स लाइक कि 6 के रिस्पेक्ट में आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे आप थोड़ा सा कुछ ऐसा वैल्यू जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, स्लाइटली वैल्यू को आप एडजस्ट कर लो। यार न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पार्ट तो बेसिक है, ये आपको करने आना चाहिए। ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ये आपको करने आना चाहिए। लेकिन लास्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली आंसर गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये तरीका सबको समझ आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे, लेकिन अगर तरीका समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई बताओ एक बार फिर से, तरीका सबको समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। क्या क्या पार्ट नहीं समझ आया? सर जो कंसंट्रेशन आप लिखे ना, सर ये जो HCl का ये फॉर्म हमको नहीं। क्या क्या? सर जो HCl का आप लिखे ना, क्या लिखे? मतलब 4 × 10⁻⁻7 ये हमको। भाई क्वेश्चन में गिवन है HCl का कंसंट्रेशन 4 × 10⁻⁻7। ये दिख रहा है? हाँ यस सर। ये तो क्वेश्चन में हमें सही रैंडम डेटा गिवन कर दिए हैं, थोड़ा ना लिख दिया अपने मन से कि जो मन में 4 × 10⁻⁻7। और इसमें क्या नहीं समझ आया? नहीं तो बस वही नहीं। अच्छा वो समझ नहीं आया तो पहले ना पूछ लेता है सर 4 × 10⁻⁻7 कहाँ से? पूरा कहानी सुनने के बाद पूछ रहा है कि सीता माता कहाँ है। हे भगवान, तो तुमको आगे कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो हम समझाएंगे भी नहीं। कोई बढ़िया डाउट हो तो बताते भी। और किसी को दिक्कत है किसी पार्ट में तो पूछ लो। चलो ठीक है। सो शुरुआत में फिर से एक बार इसको रिपीट कर ले रहे हैं हम, केवल इसलिए रिपीट करें कि आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली, चलो ऐसा लिख लेते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेके चलते हैं तो इस केस में H प्लस मिलेगा। अगर H प्लस मिलेगा तो फिर जो pH कैलकुलेशन है उसमें वाटर का H प्लस लेना है कि नहीं लेना, बस ये मैटर करता है। अगर pH लेस देन इक्वल टू 6.3 के अराउंड आ रहा तो फिर नेग्लेक्ट H प्लस फ्रॉम वाटर। नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर pH ग्रेटर देन 6.3 है से लेके 7 के रेंज में है, कंसीडर H प्लस फ्रॉम वाटर। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन अगर pH ग्रेटर देन 7 निकल के आ गया तब इस केस में अब लोग का जो वैल्यू है वो काफी नेग्लिजिबल होगा। इस केस में वैल्यू 6.96 से लेके 6.9798 तक निकल के आ सकता है। इस चीज को आप अप्रोक्सीमेटली 7 लेके चल सकते हैं, क्योंकि कभी भी एसिड का pH 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लोग जैसे pH स्केल की बात करते हैं वैसे ही pOH स्केल की बात कर सकते हैं। जैसे pH स्केल 0 से 14 है वैसे ही pOH स्केल वाला पार्ट भी 0 से 14 होता है। pH स्केल में न्यूट्रल पॉइंट 7 था तो pOH स्केल में भी न्यूट्रल पॉइंट 7 है। लेकिन जब हम लोग न्यूट्रल पॉइंट 7 से लोअर पे जाते थे तो एसिडिक सॉल्यूशन होता था। pOH स्केल में 7 से लोअर जाने पे बेसिक सॉल्यूशन होगा, 7 से हायर जाने पे एसिडिक सॉल्यूशन होगा। बाकी सारा चीज सिमिलर टाइप का बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो ये OH माइनस देगा। अगर OH माइनस देगा तो pH कैलकुलेशन ना करके हम लोग हमेशा pOH कैलकुलेशन करेंगे। सो अगर pOH का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6.3 आया तो इस रेंज में फिर नेग्लेक्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर, ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। बट अगर pOH का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 6.3 से लेकर के 7 के रेंज में, अब ये मतलब सर इक्वल टू होगा कि नहीं होगा, ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। इक्वल टू लेकर के काम कर लो, ज्यादा मजा आता है तुमको कैलकुलेशन करना, बिल्कुल करो, हमको मजा नहीं आता। सो 6.3 से लेके अगर वैल्यू 7 के रेंज में है तब उस केस में कंसिडर OH माइनस फ्रॉम वाटर, ये आराम से सोच सकते हैं। और जैसे
एसिड का पीएच 7 से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बेस का पीओएच 7 से छोटा नहीं हो सकता, सॉरी बेस का पीओएच 7 से बड़ा नहीं हो सकता। सो इस केस में पीओएच अगर 7 से बड़ा हो रहा है तो अपना पीओएच का रेंज 6.96, 97, 98, 95 कुछ भी हो सकता है, इसी रेंज में रहेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7 के बराबर पुट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो एग्जांपल में कैलकुलेट द पीएच ऑफ, ठीक है, चलो लिख लेते हैं पहले, कैलकुलेट द पीएच ऑफ पहला 10 to the power -1 मोलर NaOH। सो ऑल्दो सवाल में पीएच कैलकुलेशन बोला है लेकिन दिया तो बेस है। अगर बेस दिया है तो हम लोग पीओएच ही कैलकुलेट करेंगे। सो अगर NaOH दिया तो हम लोग को पीओएच सोचना पड़ेगा। NaOH में एक OH माइनस है, तो जितना OH माइनस उतना ही NaOH, या जितना NaOH उतना ही OH माइनस 10 to the power -1। अगर यहाँ से आप पीओएच कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर 1 आएगा। लेकिन हम लोगों ने परसों बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, pH प्लस पीओएच इज इक्वल टू pKw, बेसिकली 14 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तो याद रखना होता है सब लोगों को। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 14, तो वहाँ से pH प्लस पीओएच इज इक्वल टू 10 to the power -14, सो pH प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 निकल के आता है। तो एकदम बेसिक सा चीज है। अगर आपको pOH मालूम है तो यहाँ से pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH कर सकते हैं, सॉरी हाँ, pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH कर सकते हैं, मतलब 14 माइनस 1 आराम से 13 लिख सकते हैं। तो सवाल ऐसा नहीं होगा pH बोलेगा, सवाल pH ही कैलकुलेशन बोलेगा, बट हम लोगों को हमेशा OH माइनस कैलकुलेशन करके चलना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। पहला केस आसान है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरे केस पे चलते हैं। 10 to the power -5 मोलर NaOH। इस केस में क्या होगा, फिर से बेस दे रखा, अगर बेस दे रखा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालेंगे 10 to the power -5, यहाँ से अगर POH निकालेंगे तो 5 आएगा, और अगर POH वाला पार्ट 5 है तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कर सकते हैं, मतलब 14 माइनस POH कर सकते हैं, 9 के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। pH आराम से 9 हो सकता है, POH आराम से 5 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। थर्ड नंबर वाले पार्ट पे चलते हैं। 10 to the power -8 मोलर NaOH। सो अगर -8 मोलर NaOH लेके चलेंगे तो यहाँ से OH माइनस 10 to the power -8 आ गया, इसका मतलब POH विल बी इक्वल टू 8। अब जैसे ही POH का आंसर 8 आया तो आपको तुरंत भर में सोच लेना है, ये हमेशा लास्ट में एक एनालिसिस करना है कि जो आंसर वो सही है कि नहीं है। तो कभी भी बेस का POH एंड एसिड का pH 7 से बड़ा नहीं हो सकता, ये मतलब गलत है। इसमें वाटर के वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे, और अगर वाटर के वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे तो pOH का जो रेंज है वो 7 से जस्ट छोटा आएगा, मतलब 6.96 से लेकर के 6.97, 6.98, 6.95 जो लेना है ले लो, या अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हैं। तो अगर आप इसके थ्रू pH कैलकुलेशन में जाएंगे तो अपना pH वाला पार्ट 7.02 से लेकर के 7.05 के रेंज में आ सकता है, और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 7 ही बोलेंगे इसको। मतलब pOH होता बेस का तो 7 से स्लाइटली छोटा, बट अगर pH बोलना होता तो 7 से स्लाइटली बड़ा। उसी रेंज को आपको थोड़ा सा समझ के ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली तो 7 आप आराम से बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड नंबर वाला पार्ट समझ आया आपकी, कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आ गया? वह ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतना तुम तेज बोल रहे। क्या? एक बार फिर से बता दीजिए। वही तो, इतना हम तेज बोल रहे हैं, तुम लोग समझ में आ जा रहा है, झूठे झूठे बस हाँ किए जा रहा है, पागला जैसा सब। पहला चीज, अगर हम लोग OH माइनस के हिसाब से POH कैलकुलेट करते हैं तो अपना POH 8 आ गया। जैसे एसिड का pH 7 से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बेस का POH 7 से बड़ा नहीं हो सकता। बेस का pOH हमेशा 7 से छोटा ही रहेगा, अगर हम लोग POH स्केल के सेंस में बात करते हैं तो। सो अगर ये वैल्यू 8 है, इसका मतलब गड़बड़ है। इस केस में एक ही सिंपल सा सिचुएशन है कि अपना जो POH होगा, क्योंकि POH में हम लोग वाटर के तरफ से भी OH माइनस लेंगे। जिसको एकदम नहीं समझ में आया वो ऐसा सोच लेना कि भाई H2O है, ये H प्लस बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, और हम लोग का जो NaOH है ये पार्ट हम लोग कंप्लीटली डिसोसिएट करके Na प्लस और OH माइनस बनाएंगे। NaOH का वैल्यू दे रखा है 10 to the power -8। स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। Na प्लस 10 to the power -8 बनेगा, OH माइनस 10 to the power -8 बनेगा।
अब OH माइनस कॉमन आयन है तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से जो 10⁻⁻8 नीचे की तरफ से आया तो आएगा, लेकिन रिएक्शन जब बैकवर्ड में जाएगा तो बैकवर्ड में जाने के बाद जो नेट डिसोसिएशन है दैट इज इक्वल टू x। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, नेट डिसोसिएशन हम लोग x के बराबर लिख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू x बनेगा और यहाँ वाले पार्ट में भी x बनेगा। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा। हेलो, कुछ जरूरी काम? क्लास ले लेता हूँ, कॉल करते क्लास पर। हाँ, सो H2 वाला पार्ट x पार्ट डिसोसिएट हुआ तो H प्लस x बनेगा और OH माइनस पहले से नीचे की तरफ से आया वैल्यू 10⁻⁻6 है और प्लस x तो ऊपर की तरफ से आएगा। फिर सेम चीज इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को लिखेंगे हम लोग, Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, दिस इज इक्वल टू 10⁻14। H प्लस का वैल्यू कितना है? x के बराबर। OH माइनस का वैल्यू कितना है? 10⁻8 प्लस x के बराबर। सो अपने कैलकुलेशन में x into 10⁻6 plus x is equal to 10⁻14। सो अपने कैलकुलेशन में x स्क्वायर प्लस 10⁻8x माइनस 10⁻14 इज इक्वल टू 0। अब जो तुम में से हीरो इंसान है इसका कैलकुलेशन कर लेना। x इज इक्वल टू माइनस 10⁻8, माइनस वाले पार्ट को लेने की जरूरत नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac 10⁻16, सॉरी b स्क्वायर करेंगे तो हाँ माइनस 16 माइनस 4ac, तो यहाँ पे प्लस 4 इंटू 10⁻14 आएगा। इसको जोड़ जाड़ के देखना, कैलकुलेशन करके देखना, बहुत माइन्यूटली थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा। x का वैल्यू 0.02 या 0.1 सॉरी 0.0607 इस टाइप का कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए। जब आप इस तरीके से x निकालेंगे 0.02, 0.03, 0.04, 0.06 ले लेते हैं इंटू 10⁻7 टाइप्स। -8 लेना तो -8 भी ले सकते हैं, वैसे -7 टाइप्स की कुछ वैल्यू आएगा। इस चीज को आप ऐड करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देखना, तो कुछ समझ में आ जाएगा। खैर, मतलब हम इस डेटा को ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम ऐसे ही रैंडमली कुछ बोल रहे हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देखना, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻8 प्लस समथिंग होगा। यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे इंटू 10⁻7 ही निकल के आ रहा है। कुछ शायद हम गलती बोल रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग ही होना चाहिए यहाँ पे, बट एनीवे कैलकुलेशन करके देखना। यहाँ 10⁻7 है और ये 10⁻8 वाले पार्ट को आप 0.1 इंटू 10⁻7 कर सकते हैं। तो अपना जो लॉग का वैल्यू है वो 7 माइनस एकदम माइन्यूट वैल्यू 0.03, 0.04 इस टाइप का कुछ वैल्यू आना चाहिए। अगर आप मतलब सॉरी 7 पॉइंट बोल रहे हैं, 6 पॉइंट बिल्कुल 7 माइनस 0.02 इस टाइप से वैल्यू आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 6.98 टाइप। मतलब अगर आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू जाते हैं तो अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वाहियात चीज है, करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज के रेंज को सीधा ध्यान रखिए कि अगर एसिड का पीएच कभी भी 8 से बड़ा सॉरी 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो सिमिलरली बेस का पीओएच कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज को बस ध्यान रखना है। अगर आपका पीओएच 8 आ गया मतलब इस केस में कुछ एरर है। एरर बस ये है कि आप केवल एब्सोल्यूट OH माइनस को लेके चल रहे हैं, वाटर के तरफ से आए हुए OH माइनस को तो हम लोग ले ही नहीं रहे। तो अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो भी अपना जो POH आएगा वो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रखेगा। 8 तो बिल्कुल नहीं होगा। वाटर की तरफ से POH हमेशा 7 होता है, वाटर की तरफ से pH भी 7 होता है, POH भी 7 होता है, इसलिए pKw 14 के बराबर आता है। तो वाटर की तरफ जो OH था उसका कंट्रीब्यूशन 7 है और बेस की तरफ से जो OH है उसका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा और बेटर होगा, तो अपना वैल्यू 6.98, 97, 96 कुछ निकल के आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का तरीका है, बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं समझा रहे, रट लो। समझ आया सनी? यस सर। पक्का समझ आया कि बस ऐसे ही लास्ट में रट लो, सुन करके मान गया कि चलो कोई उपाय नहीं है? नहीं सर। क्या तो ये हम लोग एसिड बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट का छोटा सा कैलकुलेशन था पीएच कैलकुलेशन में। इसके बाद हम लोगों का सेकंड पार्ट शुरू होगा, लास्ट क्लास में बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट का हम लोग वीक एसिड या वीक मोनोप्रोटिक एसिड की बात करेंगे। आज तो शायद टाइम नहीं मिलेगा पॉलीप्रोटिक का, तो आज वीक मोनोप्रोटिक एसिड का डिस्कशन कर लेते हैं, केवल उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। चलते हैं अपने वीक मोनो, चलो एक नया पेज में शुरू कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा।
पीएच कैलकुलेशन में ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कैलकुलेशन में अगला होना चाहिए इक्वेशन लिखने का आ गया भाई। अरे यार